अभी और नए लोग भी आ सकते हैं। पूरा परिवार की पार्टी है तो परिवार के लोग को प्राथमिकता रहेगी। जब परिवार में कोई और लड़ने वाला नहीं होगा तभी किसी को अवसर मिलेगा। गुंडों के बल पर बिहार में चुनाव जीतना चाहते हैं, धन बल के प्रभाव में चुनाव जीतना चाहते हैं। बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, जनता जवाब देगी। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से तैयारियां भी शुरू होती जा रही है। सीटों का बंटवारा हो रहा है और उम्मीदवारों को उतारा भी जा रहा है। अब ऐसे में भले ही बीजेपी की तरफ से अभी भी ऑफिशियली अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन आपको बताएं कि राजद जो है उसमें लालू प्रसाद यादव जो है वो सीटों का बंटवारा तो नहीं किए हैं, लेकिन अपने अपने उम्मीदवारों को अपने अपने कैंडिडेट्स को उतारते जा रहे हैं और सिंबल बांट रहे हैं। अब ऐसे में खबर आई है कि लालू प्रसाद यादव की बेटी यानी रोहिणी आचार्य जो है वो सारण से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। इससे पहले भी मीसा भारती जो है वो सांसद रह चुकी हैं और अब लोकसभा चुनाव लड़ने की बारी है रोहिणी आचार्य की। अब इस पर लगातार बीजेपी जो है वो हमलावर होती नजर आ रही है। बीजेपी की अगर बात करें तो बिहार के डिप्टी सीएम जो है विजय सिन्हा और साथ ही साथ सम्राट चौधरी ने रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने को लेकर के बड़ा हमला बोला। एक तरफ सम्राट चौधरी ने तो कह दिया कि अपनी किडनी का बदला जो है वो चुकाए हैं लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी को लोकसभा चुनाव में उतारकर, और साथ ही साथ अब विजय सिन्हा का भी बयान सामने आया और विजय सिन्हा ने ये कहा है कि वो तो परिवारवाद वाली पार्टी है, खुद नहीं लड़ेंगे तो अपनी बेटी को लड़ाएंगे, अपने बेटे को लड़ाएंगे, उनकी मर्जी, उनका परिवारवाद तो वो करेंगे। तो देखिए रोहिणी आचार्य के सारण से चुनाव लड़ने को लेकर के बीजेपी की तरफ से और खासकर बिहार के दोनों डिप्टी सीएम यानी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है और गठबंधन में क्यों नहीं एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा हो गई? लालू प्रसाद जी तानाशाह हैं, गुंडों के बल पर बिहार में चुनाव जीतना चाहते हैं, धन बल के प्रभाव में चुनाव जीतना चाहते हैं। बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, जनता जवाब देगी। आपका जो बयान है सर उसको लेकर आरजेडी की तरफ से भी बयान आ रहे हैं। धन्यवाद। अपने बचाव में जो बयान देता है ये भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ाता है और लोकतंत्र में ऐसी बयान और ऐसी मानसिकता दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के लोग भ्रष्टाचार युक्त भारत बनाना चाहते हैं। देश की जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले लोगों को ऊपर जब कार्रवाई होती है तो देश की जनता प्रसन्न होते हैं और देश की जनता को लगता है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो और संवैधानिक संस्था कार्रवाई करती है। ये कोई पार्टी विशेष की कार्रवाई नहीं है, लेकिन ये जिस तरह से अपने बचाव में बयान देते हैं, बहुत सारे लीडर हैं, सब पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कुछ खास लोगों को, सिलेक्टेड लोग पर ही कार्रवाई क्यों होती है? और जिसने गड़बड़ किया है उसको डरने की ज़रूरत कहाँ है? माननीय न्यायालय न्याय करने के लिए तो वो पूरी समीक्षा करने के लिए तो बैठी है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। जो सत्य है उसको स्वीकारना चाहिए। और माननीय केजरीवाल जी सबसे बड़े ईमानदार थे, आज उनके कई मंत्री जेल के अंदर महीनों से क्यों बंद हैं? माननीय न्यायालय भी उनके साथ न्याय नहीं कर रहा है क्या? ऐसे मानसिकता के लोग माननीय न्यायालय पर प्रश्न उठा रहे हैं, संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठा रहे हैं। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सीपीआई ने भी सीट की घोषणा कर दी है अलग। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में डी राजा ने घोषणा कर दी है, आरजेडी अलग सिंबल बांट रही है। आखिर कैसा गठबंधन है ये? महागठबंधन की एकजुटता प्रदर्शित हो रही है। महागठबंधन के लोग जो एनडी गठबंधन बनाए थे तो उस गठबंधन का असली स्वरूप अब दिखाई पड़ रहा है। ये नीयत में खोट रख के नीति कभी सफल नहीं हुई है। इस तरह के लोग हमेशा अपने स्वार्थ और अपने अवसरवादिता की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। मीसा भारती के बाद अब रोहिणी आचार्य को टिकट देने की बात छपरा से की जा रही है। तमाम छपरा के लोग से अभी और नए लोग भी आ सकते हैं। पूरा परिवार की पार्टी है तो परिवार के लोग को प्राथमिकता रहेगी। जब परिवार में कोई और लड़ने वाला नहीं होगा तभी किसी को अवसर मिलेगा। अरविंद केजरीवाल जेल से सत्ता चलाने की बात कर रहे हैं, कहाँ तक? वो कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं, पढ़े लिखे भ्रष्टाचारी है ना।
और पढ़े लिखे भ्रष्टाचारी किस तरह से देश के लोगों को गुमराह कर करके, देश की जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर करके लोकतंत्र को कलंकित करते हैं। ये माननीय न्यायालय के ऊपर इनको विश्वास नहीं, संवैधानिक संस्था पर इनको विश्वास नहीं। इस तरह के वातावरण से भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ता है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। आखिर सर, सुपौल में जो ब्रिज गिरा है सर, क्या उसकी जांच के आदेश होंगे? क्या मैं अभी बैठक करने जा रहा हूं अपने विभाग के अंदर। सुबह में हमने अपने सहयोगी मंत्री नीरज बबलू जी उसी क्षेत्र के हैं, जाकर के पीड़ित परिवार से मिले भी हैं, घायलों से मिला है। 10 लाख रुपया हमने मुआवजा भी दिलाया है। जो घायल हैं 1-1 लाख रुपया उन लोगों को भी एजेंसी के माध्यम से, और उसकी अभी समीक्षा हम करने जा रहे हैं विभाग में।